अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल पाइस ओवर पाई आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। पेंसरा गुजरा रोड के एन दरमियान लबे सड़क शुगर मिल है। पेंसरा से गुजरा जाएं तो इस शुगर मिल से थोड़ा पहले एक छोटा सा अड्डा आता है जिसे 83 पुली अड्डा कहते हैं। लबे सड़क यहाँ 20-25 दुकानें हैं, लेकिन इतनी छोटी सी जगह पर यहाँ एक पुलिस चेक पोस्ट भी है। एक बहुत ही छोटी बिल्डिंग महकमा पुलिस ने किराए पर लेकर यहाँ रोज़ नामचार रखा हुआ है। इस चेक पोस्ट में पुलिस मुलाजमीन की आमतौर पर तादाद एएसआई और 4 कांस्टेबलान पर मुश्तमिल होती है। ये चेक पोस्ट यहाँ इसलिए कायम की गई है क्योंकि ये जगह महल वकूअ के लिहाज से कुछ इस तरह है कि सड़क की एक जानिब थाना नया लाहौर की बाउंड्री है और दूसरी तरफ अड्डे की पिछली तरफ से सारा इलाका थाना सदर गुजरा का लगता है और एक तिकोनी सा इलाका नया लाहौर को छोड़कर बाकी तमाम इलाका फैसलाबाद के थाने ठेकरी वाला का है। वारदातियों के लिए ये इलाका रात को सोने की चिड़िया बन जाता है क्योंकि मुलजिमान बआसानी वारदात करके एक ज़िले से दूसरे ज़िले में फरार हो सकते हैं। इस सारे इलाके में दूर दूर तक आबादी नहीं है। पिछले कई रोज़ से मुतवातिर इत्तला आ रही थी कि डाकुओं का एक बड़ा जत्था जिसकी तादाद 15-16 होती है और जिनके हाथों में डंडे होते हैं रात को निकलता है और दूर दूर ढारियों पर तनहा सोए किसान जो बेचारे अपने माल मवेशी की रखवाली के लिए मजबूरन ढारी पर सोते हैं, इनको जगाकर बांध कर इनका कोई ना कोई मवेशी ले जाते हैं। अगर किसी के पास बंदूक है तो वो ज़बरदस्ती ले ली जाती है। इस इलाके में अक्सर लोगों ने मुर्गी खाने बनाए हुए हैं। ये डाकुओं के लिए गोया राशन घर थे। वहाँ अक्सर मालकान के पास सेल की थोड़ी बहुत रकम भी होती थी। वो रकम भी ये डाकू छीनते और साथ मुर्गियाँ भी ले जाते। बज़ाहिर ये हरकतें ओड और चंगड़ कौम के अफराद करते हैं और बहुत जालिम कौम गिनी जाती है। इनका वस्फ है कि ये डकैती के दौरान तशद्दुद के बहुत कायल हैं। ये लोगों पर बहुत तशद्दुद करते हैं। ये इलाका अगरचे बहुत खुला और वसी था, लेकिन 2 हिस्सों में तकसीम था। ये 2 हिस्से गुजरा ठीकरी वाला के दरमियान से गुजरने वाली सीम नहर की वजह से तकसीम हैं। 83 पुली से एक पुख्ता सड़क पकालाना और डचकोट को जाती है। इसके दरमियान ये बहुत बड़ी सीम नहर गुजरती है। सीम नहर की एक तरफ खुदाई के बाद इस नहर से निकाली गई मिट्टी की वजह से बहुत ऊंची दीवार बनी हुई है, जबकि नहर की दूसरी सिमत में गांव आबाद हैं। मैंने बतौर एसएचओ थाना सदर गुजरा 4 संभाला तो इस थाने में सबसे ज़्यादा मुझे यही चैलेंज दरपेश था। मैंने 2 काम किए, एक तो हर रात गश्त के दौरान एक तो चक्कर इस इलाके के ज़रूर लगाए। एसएचओ की गश्त रात 12 बजे ख़त्म हो जाती है, लेकिन मैंने अगले अफसरान जिनकी गश्त मेरे बाद शुरू होती थी उनको भी तंबीह कर रखी थी कि हर सूरत इस इलाके में गश्त करने जाना है। दूसरी बात जो मैंने ज़रूरी समझी वो इस इलाके के लोगों के साथ मेल मिलाप बढ़ाना था। इन दिनों हर इलाके के नाजिम थे। ये 2007 की बात है। मैंने इस इलाके के दोनों नाज़मीन से अच्छे ताल्लुकात कायम किए। इनमें से एक नाजिम मेरे एक मातहत कांस्टेबल का फर्स्ट कज़न भी था। इस दिन बला की गर्मी थी। नाजिम साहब ने मुझसे दरख्वास्त की थी कि आज जब मैं रात को गश्त पर आऊँ तो खाना इनके साथ खाऊँ। गाड़ी में गश्त करते वक्त फिर भी हवा लगती रहती है, लेकिन गांव में किसी की बैठक में बैठना और वो भी जब बिजली गई हुई हो खासा दिल गुर्दे का काम होता है। चेक पोस्ट 83 पुली के एक एएसआई साहब मेरे हुक्म से बजाय पेंसरा गुजरा मेन रोड के अपने 4 कांस्टेबलान के हमरा नाका एन सेम नहर के ऊपर एक ऐसी जगह पर लगाए बैठे थे जहाँ से हम समझते थे कि डाकुओं की आमदोरफ्त हो सकती है। लेकिन इस नाके की एक तकनीकी गलती ये थी कि डाकू अगर ठीकरी वाला समत से आए तो वो सीम के दूसरे किनारे पर बने हुए मट्टी के बंद से हमारे नाके और जवानों को ऊंचाई से देख सकते थे, लेकिन हम नीचे होने की वजह से अंधेरे में इन्हें नहीं देख सकते थे। मैं खुद भी इसी नाके पर चला गया ताकि एक तो नाके पर मेरे जाने से नाके पर जवानों की तादाद में इजाफा हो जाता और दूसरा सभी जवान इकट्ठे खाना खाएं, जिसके लिए मैंने नाजिम साहब को दरख्वास्त की थी
कि वो खाना नाके पर ही ले आएं, ताकि ड्यूटी भी होती रहे और खाना भी खा लिया जाए। हर पुलिस वाले के ज़हन में हमेशा ये बात होती है। मैं खुसूसन पंजाब पुलिस की बात कर रहा हूँ कि इतनी नफरी देखकर किसी डाकू का हौसला इधर से गुजरने का नहीं हो सकता। हमने नाके पर खाना खाया। एएसआई को खाना खाने के बाद मैंने रोज़मर्रा की हिदायत दी। करीबी एक ट्यूबवेल से पानी रवां था, जिससे सच्ची बात है कि एक समासा बन गया था। खाना भी हमने रोज़मर्रा से ज़्यादा खाया, क्योंकि अब रोज़मर्रा की गश्त थी। वैसे अल्लाह ताला के फजल से चैन था। मैं गश्त करने वाले जवानों को गाड़ी में लेकर गुजरे की तरफ जाने वाले रोड पर निकला, और अभी मैं शुगर मिल के करीब ही पहुंचा था कि मुझे एएसआई अबरार का फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया तो इसकी घबराई हुई आवाज़ ने लम्हों में मेरी सारी सुस्ती उतार दी। अबरार ने मुझे बताया कि मेरे निकलते ही 10-12 मुसल्लह अफराद ने पुलिस पार्टी पर सेम की तरफ से हमला किया है। पुलिस ने बिसात भर मज़ाहमत की कोशिश की, लेकिन इन अफराद की आमद इतनी तेज़ और खुफिया थी कि पुलिस वालों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। डाकू न सिर्फ पुलिस की एक राइफल छीन कर ले गए थे, बल्कि एक कांस्टेबल वकास को उसके वायरलेस सेट और मोटरसाइकिल समेत अगवा करके ले गए थे। मैंने इसीला में अपने ड्राइवर को गाड़ी वापस मोड़ने को कहा। पीछे बैठे जवानों को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि गाड़ी के इतने तेज़ वापस मुड़ने से वो समझ गए थे कि कोई इमरजेंसी है। वो मेरे गनमैन थे, थाने में सबसे अच्छे सिपाही थे। वो अलर्ट हो गए। मैंने अबरार को हौसला रखने का कहा और साथ तंबीह भी की कि अभी वायरलेस पर कुछ अनाउंस ना करें और मुझे टेलीफोन पर मुत्तला करें। इसके बाद मैंने थाने की दूसरी सरकारी गाड़ी, जो थाने की हुदूद में किसी और जगह मामूल की गश्त कर रही थी, इस पर गश्त करते हुए अफसर को टेलीफोन पर सारी बात बताई और फौरन 83 पुली पहुंचने को कहा। मैं जब दोबारा नाके पर पहुंचा तो अबरार और मेरे जवान कमाल बहादुरी दिखाते हुए अभी तक वहीं थे। मैंने इनका हौसला बढ़ाया, इनको साथ लिया और अपने अगवाशुदा कांस्टेबल वकास की तलाश में निकल पड़ा। कुछ ही लम्हों में दूसरी सरकारी गाड़ी भी वहीं पहुंच गई। मैंने दूसरी गाड़ी वालों को एरिया मख्तस किया कि इस जगह को घेरे में ले लें। मुझे अच्छी तरह यकीन था कि मुलजिमान अभी बाहर नहीं गए, क्योंकि दूसरी तरफ आबाद गांव थे। अगर वो इधर से गुजरते तो लामोहल्ला ठीकरी वाले पहरेदारों की नज़रों में आ जाते और फायरिंग का सिलसिला दोनों तरफ से शुरू होता, जो कि रोज़ का मामूल था। वो जगह जो हमने दोनों गाड़ियों से घेरी हुई थी, एक तिकोनी सी जगह बनती थी। दोनों गाड़ियां इस तरह सीधाई में चलती रहीं, जिस तरह रेल की पटरियां चलती हैं। मैं दिल में कुरान पाक की जितनी सूरतें याद थीं पढ़ रहा था, क्योंकि मेरे कांस्टेबल की ज़िंदगी और मौत का मसला था। और वैसे भी अब मुझे जल्द ही ये फैसला करना था कि मैं अपने सीनियर अफसरान को कब मुत्तला करूं। इन्हें इत्तला का मतलब था कि सारी ज़िंदगी मेरे कैरेक्टर पर दाग लग जाए कि मेरे होते हुए मेरा कांस्टेबल नाके से अगवा कर लिया गया था। लेकिन अगर इसे कोई नुकसान होता है तो इसका जिम्मेदार भी मैं ही था। आखिर इस मुहासरे का सुकूत टूटा और मेरे टेलीफोन की घंटी बजी। मैं हालांकि टेलीफोन आने की उम्मीद हर वक्त रखता था, फिर भी एक हिचकिचाहट थी कि टेलीफोन ना ही देखूं। पता नहीं किसी सीनियर अफसर का फ़ोन है या कोई और बुरी इत्तला है जो दूसरी गाड़ी के अफसर की तरफ से हो। बहरकैफ इसी वक्त ओवरटेक सिंह में मेरे डीपीओ राजा मुनव्वर थे, जो पुलिस में बड़े बहादुर पुलिस ऑफिसर गिने जाते थे। अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं। और मेरे एसडीपीओ ताहिर मकसूद थे, जो शोमई किस्मत से मेरे एफएससी के क्लास फेलो और मेरे दोस्त भी थे। मुझे यकीन था कि अल्लाह के बाद वो हर मामले में मेरा साथ देंगे। मैंने जी खड़ा करके टेलीफोन का नंबर देखा तो वो मेरे टेलीफोन में महफूज नहीं था। मैंने फ़ोन सुना तो खुदा की मेहरबानी हो गई, वो आवाज़ भी इस वक्त मुझे फरिश्तों की सी लगी। दूसरी तरफ से अगवाशुदा कांस्टेबल वकास बोल रहा था। उसने मुझे बताया कि वो सड़क की फलां जगह पर खड़ा है, वायरलेस उसके पास थी। तभी वो गाड़ियों के ऊपर रिवॉल्विंग लाइट्स भी देख रहा था और वायरलेस पर हमारी पोजीशन भी इसे पता चल रही थी। मैं दीवानावार उस जगह पर पहुंचा जहां वकास खड़ा था। मैंने वकास को देखा और एक नारा मस्ताना लगाकर उससे लिपट गया। एएसआई, जो सर पर चोट लगने से जख्मी था, वो भी बेचारा अपनी चोट भूलकर वकास से उसका हाल पूछने लगा। 2-3 मिनट बाद वकास को अपने औसान दुरुस्त करने में लग गए। उसने मुझे अपनी कहानी सुनाने से पहले सरकारी मोटरसाइकिल ढूंढने को कहा, जो उसके बकौल
डाकू रास्ते में फेंक गए थे। दूसरी तरफ खुशी थी कि जो वकास की बाजियाबी के बाद खुदा ने मुझे दिखाई, क्योंकि अगर मोटरसाइकिल न मिलता तो तब भी सारे वकूए का सारी दुनिया को इल्म होना था। मुझे एक बात भूल गई, वो बात मामूली है लेकिन इस सारे वाक़ये ने इसे अहम बना दिया। वो ये कि मैंने अक्सर गश्त के दौरान सरकारी गाड़ी में फ्लैश लाइट्स रखी हुई होती थीं, जिनके इस्तेमाल से दूर दूर तक अंधेरे में छुपे हुए मुलज़मान नज़र आ जाते थे। वरना सड़क के किनारे अंधेरे में कोई बैठ जाए तो गाड़ी में सफ़र करते नज़र नहीं आता। मेरी गाड़ी में सर्च लाइट्स की वजह से भी मुलज़मान को छुपना पड़ा। वकास की मदद से हमने बड़ी आसानी से मोटरसाइकिल तलाश कर ली। इसके बाद हम चेक पोस्ट 83 पुली आ गए, जहाँ रोशनी में मैंने वकास और बाबर अबरार को देखा। अबरार के सर पर उन्होंने बंदूक का बट मारा था, लेकिन जख्म इतना कारी नहीं था, जबकि वकास वैसे तो ठीक था, लेकिन इसकी दाईं आंख के नज़दीक जख्म था। ये जख्म भी उसे इन मुलजिमों से नबर्द आजमा होते हुए लगा था। वकास की वायरलेस इन मुलजिमान ने काबू कर ली थी। मोटरसाइकिल उन्होंने पहले ही रास्ते में छोड़ दी थी। ये कहानी हमें वकास ने सुनाई। मुलजिमान का पुलिस पर हमला सिर्फ इसलिए था कि वो इतनी सी पुलिस को अपने सामने दरोगे इतना नहीं समझते थे, लेकिन जब वक्त पर दोनों गाड़ियों ने इनके निकलने का रास्ता मसदूद कर दिया तो वहीं रुके रहे। लेकिन इस असना में वकास ने कमाली जुर्रत का मुजाहरा किया। इसे सूरत हाल का इल्म था कि अगर वो यहाँ से भागे तो इसे वो नहीं मार सकते, क्योंकि फिर वो पुलिस के नरगे से नहीं निकल सकते। मैंने 2 दफ़ा अक़वाम मुत्तहिदा के मिशंस में शिरकत की है। सारी दुनिया का उसूल है कि वो अपने ऑफिसर्स की जान सबसे कीमती समझते हैं। वो पहले दिन से ट्रेनिंग में इन्हें बताते हैं कि सबसे कीमती चीज़ इनकी अपनी जान है, बाकी सब चीज़ें बाद में हैं। लेकिन यहाँ कहानी कुछ मुख्तलिफ है। वकास को ये मालूम था कि इसकी वायरलेस इसकी जान से भी कीमती है। वो डाकुओं से बच भी गया तो महकमा और माशरा इसे नहीं छोड़ेंगे। इसने अपनी जान पर खेलकर डाकुओं से वायरलेस छीनी और लेकर वहाँ से दौड़ लगा दी। 1-2 डाकू उसके पीछे जाने लगे, लेकिन फिर ठिठक गए। एक ने पीछे से फायर करना चाहा, लेकिन फिर वकास के अंदाजे के ऐन मुताबिक फायर न कर सका। बहरकैफ वकास ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। हो सकता था कि हमारा मुकाबला इन डाकुओं से तभी हो जाता अगर वकार के पास मोबाइल होता, पर किसी राहगीर के मोबाइल मिलने तक वो डाकू रफो चक्कर हो गए। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और कहा कि अब इस तैनाती के दौरान या तो ये डाकू रहेंगे या फिर मैं यहाँ SHO रहूँगा। मैंने सुबह उठकर DSP साहब को खुद ही सारा वाक़या सुनाया और साथ ही खुद ही ये वादा भी किया कि अब इन डाकुओं की खैर नहीं। एक हज़ीमत थी जो मेरे जहन में कुल बुला रही थी। मैं इस रात भी कतई नहीं सो सका था जिस रात ये वाक़या हुआ। बहरकैफ मेरी सारी उम्र की आदत है कि जो बीत गया वो माजी है, आगे की सोचना चाहिए। अगले दिन ASI के साथ सारा दिन सोच विचार में गुजर गया। अबरार की तैनाती इसी चेक पोस्ट पर थी और वो खासी हद तक यहाँ के मुजरिमान को जानता था। DSP साहब ने मुझे तसल्ली दी थी कि किसी भी मुश्किल में वो सबसे पहले मुझे मिलेंगे। अबरार के मुताबिक ये ग्रुप ओढ़ों का था, जिनकी अब खासी बड़ी आबादी ठीकरीवाला, डचकोट और गोजरा बॉर्डर पर रहती है। मैंने इसी दिन मुकबिल लगा दिए जो इन आबादियों में जाकर मालूमात लें कि आखिर ये 12-13 लोग अगर ओढ़ हैं तो ये कौन हैं और कहाँ इकट्ठे होते हैं। इतने बड़े गिरोह का इकट्ठा होना और फिर तैयारी करके किसी जगह पर वारदात करना और फिर अलहदा होना, ये इतनी बड़ी कार्रवाई थी कि इसकी मुखबिरी होनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी तरफ ASI अबरार का ये कहना कि ये इनका रोज़ का वतीरा है और कई वारदातें लोग पुलिस को बताते हैं और कई नहीं। यूँ लगता था कि ये गिरोह आदतन या इज़राह शुग़ल ये वारदातें करता है। मैं इस रात का एक प्रोग्राम जहन में तरतीब दे चुका था और इसकी मुकम्मल राजदारी रखी थी। इस दिन सरे शामी मैं अपने गनमैन और अबरार के अमले के साथ नाके वाली जगह पर पहुंच गया था। हम सब सादा कपड़ों में मलबूस थे और प्राइवेट गाड़ियों पर नाके वाली जगह पर पहुंचे थे। शाम के करीब 5 बजे थे और गर्मी की इंतहा थी। गर्मी से ज़्यादा हब्स था, जिसकी वजह से हर ज़ीरू की ज़बान मुँह से बाहर निकली हुई थी। बहरकैफ मेरा अमला समझ रहा था कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो ज़रूर कोई बेवकूफ़ी की बात नहीं होगी। कुछ हद तक वो मेरा प्लान समझ चुके थे।
मैंने करीबी कमाद की फसल में थोड़ी थोड़ी जगह बनाकर सब जवानों को इसमें छुपा दिया और खुद भी अपना सांस बंद करने के लिए हफ्सदा फसल में छुपकर बैठ गया। इतनी देर पहले इस तरह खुद को छुपाने का मतलब ये था कि कोई आता जाता भी हमें न देखे। कल रात इतना बड़ा वाकया हुआ था कि मुझे ये उम्मीद थी कि शाम को हो सकता है कोई इन्हीं का साथी ये देखने आए कि पुलिस का क्या रद्द अमल हुआ है, और जब वो ये देखें कि नाका बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है तो जाहिर है कि इनके जहन में यही आएगा कि पुलिस ने डर कर इस नाके पर नफरी भेजना ही ख़त्म कर दिया है। वो 3 घंटे शायद मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल थे। कमाद की फसल की भड़ास हमारी जान निकाल रही थी। इसके अलावा हमें किसी अनहोनी की उम्मीद थी। ये बात मुस्तनद थी भी या नहीं कि हम किनका इंतज़ार कर रहे हैं। हमें ये इल्म नहीं था कि आया वो कल सिर्फ इधर से गुजरे थे या यही वो लोग हैं जो रोज़ इसी इलाके में वारदात करते हैं। क्या ये वाकई और बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं या कोई और ग्रुप है? आया ये ग्रुप इसी इलाके से ताल्लुक़ रखता है या बाहर से कोई वारदात करने आए थे? वैसे मैंने सारा दिन इस बात का भी इंतज़ार किया था कि खुदा न करे इस ग्रुप का खिलाया हुआ कोई गुल मेरे सामने ना आ जाए। इसके अलावा इस गर्मी में बैठने के बाद हमें मालूम नहीं था कि हमने आखिर कितनी देर तक इसी तरह यहाँ छुपे रहना है। मैंने अपने अमले को समझा दिया था कि वो जब किसी को देखें तो घुटनों के बल लेट जाएं, क्योंकि हमें अंदाज़ा था कि आने वाले किस कुमाश के हैं और इनसे ये अमर कोई बईद नहीं कि वो कोई हरकत देखें तो सीधा हमारी तरफ फायर कर दें। हमारा इंतज़ार जूं-जूं लंबा होता गया, एक नागवारी का एहसास हम पर तारी होने लगा। खुद में बोर हो गया था। मुझे लग रहा था कि शायद आज रात कोई इधर ना आए। अंधेरा होने के बाद तो किसी इंसान का इधर से गुजर ही नहीं होता था। आखिर 5 घंटे के इंतज़ार के बाद तकरीबन 10 बजे रात हमारी किस्मत ने यावरी की। ये वो वक्त था जब हम दिल छोड़ चुके थे और वापस जाने का सोच रहे थे। किसी ने अंधेरे में सिगरेट सुलगाया। जाहिर है जिधर से सिगरेट की लाइट हमें नज़र आ रही थी ये वही सिमत थी जहाँ से वो लोग अक्सर आते थे, यानी सेम नहर की तरफ से। मैंने इस उम्मीद पर इस शख्स से पूछा कि वो कौन है कि तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मेरी आवाज़ सुनकर मेरे हमराही ज़मीन पर लेटे होंगे, और वही हुआ जो मेरे जहन में था। इस शख्स ने जवाब देने के बजाय मेरी तरफ सीधा पिस्टल का फायर किया, जो जाहिर है कि हम सब के लेटे होने की वजह से खाली गया। लेकिन इसके बाद फायरिंग दोनों सिमतों से शुरू हो गई। इस दफ़ा हम आड़ में थे और वो तवक्को के बिल्कुल बरक्स हमारे सामने निशाने पर थे। 15-20 मिनट मुसलसल फायरिंग होती रही, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आती गई कि वो पीछे की तरफ पसपा हो रहे हैं। क्योंकि फायरिंग की आवाज़ से हमें इसका अंदाज़ा हो रहा था। इन्हें पसपा होने की ज़रूरत भी थी, क्योंकि हमारे अक़ब में आबाद हर गांव से भी फायरिंग आम लोगों ने शुरू कर दी थी। कुछ ही देर में मैदान साफ हो गया और अब कोई इक्का दुक्का फायर हमारे ये गाँव वालों की तरफ से ही होता था, वरना दुश्मन हमारे ख्याल से भाग गया था। हमने अच्छी आड़ में बैठकर गांव वालों को सारी सिचुएशन समझाई और कुछ ही देर में लोग अच्छी खासी तादाद में हमारे साथ आ मिले। इनके पास सर्च लाइट्स भी थीं। सर्च लाइट से हमें इनके छोड़े हुए 3 मुर्दा साथी नज़र आ गए। हमने पूरी एहतियात से इन्हें चेक किया, लेकिन वो मर चुके थे। मैंने डीएसपी से फ़ोन पर बात की और फिर वायरलेस पर सारे ज़िले को इतला दी कि हमारा मुकाबला हो रहा है। कुछ ही देर में डीएसपी साहब मौके पर आ गए। इनके आने से पहले हमने इनको मुलाहिज़ा मौका करवाने की तैयारी कर ली थी। लाशों का मुलाहिज़ा करने के बाद हम अभी डीपीएस साहब को बताने ही वाले थे कि इनकी खुद ही मेरे नंबर पर कॉल आ गई। हमारी कार्रवाई से वो बहुत खुश हुए और मुझे शाबाश मिली। मेरे इर्द गिर्द के 2 एसएचओ यानी नया लाहौर थाना और सिटी गोजरा थाना भी मौके पर आ गए थे। डीएसपी साहब ने एक को कहा कि वो इनका ताक़ुब करे जो यहाँ से भागे हैं, और दूसरे एसएचओ को कहा कि वो मुकाबला करने वाली टीम के लिए दूध सोडा बनवाए। वाकई प्यास बेतहाशा लगी हुई थी, लेकिन दूध सोडा आने से पहले ही पब्लिक बड़े शौक से हमें खिला पिला रही थी और हमारे हक़ में नारे भी लगा रही थी। इन 3 डाकुओं की शनाख्त ओढ़ी हुई। वो टोबा के करीब एक गांव के रहने वाले थे। इनका बाकी ग्रुप भी कुत्ते की मौत मरा। आप में से कई ने साहिवाल का पुलिस मुकाबला पढ़ा होगा, जिसमें 13 डाकुओं को गांव वालों ने मिलकर हलाक किया। ये वही गिरोह था जिसके पहले 3 साथी हमारे साथ मुकाबले में हलाक हुए थे।
इस मुकाबले की जुडिशल इंक्वायरी में तकरीबन 500 बंदों ने हमारे हक में बयानात दिए और बड़ी देर तक इस इलाके में वारदात नहीं हुई। आज मैं टोबा में तैनात नहीं हूँ। मैं अक्सर 83 पुली पर होने वाली वारदातों को अखबार में पढ़ता हूँ तो कुड़ता हूँ। मुझे पता है कि वो इलाका साफ करने के लिए इसी पागलपन का इजहार ज़रूरी है जो मैंने और मेरी टीम ने दिखाया था, और 5 घंटे सख्त गर्मी में कमाद की फसल में हम बैठे रहे, इसी मुहिम उम्मीद पर कि शायद डाकू आएं। वकास खुश था कि उसका बदला पूरा हो गया था। एएसआई अबरार भी बहुत राज़ी था क्योंकि इसकी तैनाती के अगले दिन आराम और चैन से गुजरने वाले थे।